हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन अब के ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 19 ऑफ जुलाई और हमारा जो करंट अफेयर डिस्कशन रहेगा ये स्पेसिफिकली एसएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए कंडक्ट किया जा रहा है। और चलिए हमारा जो आज का डिस्कशन है तो स्टार्ट करते हैं, जो कि होगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। और उसके सेशन के बाद हम जो है कुछ शॉर्ट न्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो बिगिन विद, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड a law which secures locals in the private sector job। ऐसा कौन सा राज्य है जिसके द्वारा ये बिल लाया गया है कि ऐसा कानून लाया गया है कि जिसमें जो है उस स्टेट के जो नागरिक हैं, उस राज्य के रहने वाले लोग हैं, उनको रिजर्वेशन मिलेगा प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स है, निजी क्षेत्र की नौकरियां हैं, उनमें आरक्षण रहेगा। तो देखिए चार स्टेट्स आपके सामने, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विच इज कर्नाटक। राइट। हुआ क्या है, देखिए कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने जो करंट में वहां के चीफ मिनिस्टर है, ही बिलोंग्स टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। और हुआ क्या था, बिफोर द इलेक्शंस इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड इन देयर मैनिफेस्टो दैट दे विल प्रोवाइड रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब्स टू लोकल्स ऑफ कर्नाटका। मींस ऐसे व्यक्ति जो कर्नाटक स्टेट में ही उनका जन्म हुआ हो, राइट, कर्नाटक के क्या हो, बाय बर्थ हुआ हो, या लास्ट 15 ईयर से, मतलब 15 सालों से वो कर्नाटक के अंदर रह रहे हो, वो क्या एलिजिबल होंगे इस प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए। अब कितना रिजर्वेशन है, तो द गवर्नमेंट रूल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी डिसाइडेड टू प्रोवाइड 80% रिजर्वेशन इन दी ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जॉब्स ऑफ द स्टेट। ये ऐसा क्या हुआ, इन्होंने ये प्रावधान किया 80%, 80% जो है आरक्षण होगा सर्विसेज में, किसमें, पब्लिक और प्राइवेट, सरकारी नौकरियां और जो निजी क्षेत्र की नौकरियां उनमें। बट रिसेंटली क्या हुआ है कि इनको अपना स्टेटमेंट विदहोल्ड करना पड़ा, इनको जो लॉ है पास करने से रुकना पड़ा है। उसकी वजह आगे पढ़ेंगे। इनका जो बिल का नाम था स्टेट का, वो क्या नाम था, द कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट बिल 2000। फिर ये एक वैसा विधेयक लेकर आए थे जिसमें मैंडेट था कि 75% आरक्षण उस पद पर होगा जो कि नॉन मैनेजरियल जॉब्स हैं, गैर प्रबंधक की जो जॉब है, ऐसी पोस्ट जिसमें कि प्रबंधकीय अधिकार नहीं होते, उनमें कितना आरक्षण होगा कर्नाटक के निवासियों का, 75%। और इसके अलावा जो मैनेजमेंट जॉब्स है उनमें कितना होगा, 50%। मान लीजिए कोई कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी, उसका बोर्ड बनता है, वो क्या करेगा, एक मैनेजरियल काम करेगा, तो उसमें भी कितना होगा, 50% रिजर्वेशन होगा। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, इंडिया की जो आईटी सेक्टर की एक एपेक्स बॉडी है नेस्कॉम, क्यों, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, बेसिकली आईटी इंडस्ट्रीज है, उनका ज्यादा होल्ड कर्नाटक में। तो नेस्कॉम जो संस्थाएं हैं उन्होंने इसका अपोज किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि चलिए इसको थोड़ा हम विद होल्ड करते हैं, वी आर विद होल्डिंग दिस लेजिस्लेशन ड्यू टू द अपोज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एपेक्स बॉडी, आईटी एपेक्स बॉडी नेस्कॉम। नेस्कॉम क्या है, इट इज द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, सॉफ्टवेयर एवं सेवा प्रदाता कंपनियों का राष्ट्रीय संघ है। ठीक है, क्या करता है ये, इट सिक्योर्स द इंटरेस्ट ऑफ द आईटी सेक्टर, और ये चाहता है कि इंडिया जो है आईटी सेक्टर में क्या बने, ग्लोबल हब बने। मतलब कि वैश्विक स्तर पर जो आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम हो रहे हैं, उसमें इंडिया क्या मिले, इंडिया को अच्छा एक स्पोर्ट मिले। राइट, ये काम किसका है, नेस्कॉम का। इसके साथ ही क्या हुआ, कुछ कंपनीज के सीईओज हैं, उन्होंने भी इसका अपोज किया कि ऐसा मूव नहीं करना चाहिए। इससे पहले क्या हुआ था, पंजाब और हरियाणा, राइट, पंजाब और हरियाणा के द्वारा भी ऐसा लेजिस्लेशन पास किया गया था दैट वी विल प्रोवाइड सम रिजर्वेशन टू दी आवर लोकल रेजिडेंट इन दी प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। राइट, चलिए हम बात करते हैं नेस्कॉम की। नेस्कॉम के हमने पढ़ा कि ये आईटी सेक्टर की जो सॉफ्टवेयर और सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है उनका एक संगठन है, संघ है। इसकी स्थापना हुई थी इन द ईयर 1988 एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री एसोसिएशन, की गैर लाभकारी संस्था के रूप में। जो कंपनीज हैं, उद्योग हैं, उनका एक गैर लाभकारी संगठन है, उस रूप में स्थापना हुई है इन द ईयर 1988। इट इज द एपेक्स बॉडी फॉर आईटी इंडस्ट्री। भारत में जितनी भी आईटी इंडस्ट्रीज हैं उनकी शीर्ष संस्था कौन सी है, नेस्कॉम। स्थापना कब हुई है, 1988 में, ये आप ध्यान रखिएगा। और इनका कहना है कि
इंडिया जो है ऑलमोस्ट 254 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है इन दी आईटी इंडस्ट्री। आईटी क्षेत्र में भारत की जो कुल उद्योग हैं उनकी कुल वैल्यूएशन कितनी है? 254 बिलियन डॉलर्स, राइट। इनको ये करता है रिप्रेजेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेकिंग इंडिया द ग्लोबल हब ऑफ इनोवेशन एंड आईटी सर्विसेज। नवाचार में और जो सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं हैं उसमें क्या करना? भारत को लीडर बनाना। चेयरपर्सन कौन है वर्तमान में? राजेश नाम्बियार जी। मिस्टर राजेश नाम्बियार इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम। तो नेस्कॉम ध्यान रखिएगा किस स्टेट ने लेजिस्लेशन पास किया है? कर्नाटक ने। अब देखिए हम जानते हैं कि 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक शुरू होने वाले हैं। कब से? 26 जुलाई से, राइट। और इसके लिए क्या है? भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन होंगे? आप जानते होंगे पीवी सिंधु का हमने पढ़ा है, पीवी सिंधु हैं, साथ ही साथ शरद कमल हैं। ये हमारे होंगे ओपनिंग सेरेमनी, जो उद्घाटन समारोह है उसमें क्या होंगे? फ्लैग बेरियर, ध्वजवाहक होंगे। ये हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया है, राइट। ये होंगे फ्लैग बेरियर। और हमारे इंडियन कंटिजेंट में कुल कितने एथलीट जा रहे हैं? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, 257, 117, 140 और 119, राइट। देखिए टोटल जो स्ट्रेंथ जा रही है हमारी एथलीट प्लस कोचेस की वो है 257, बट द राइट आंसर ऑफ रिगार्डिंग एथलीट इज 117। 140 जो है हमारे कोच और सपोर्ट स्टाफ, जैसे मेडिकल स्टाफ होता है वो जाएगा, राइट। यहां तक क्लियर? तो ये डिस्कस किया हमने, कितना है? 117 जो है एथलीट्स इंडिया की टीम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन दी पेरिस ओलंपिक विच इज गोइंग टू बिगिन ऑन 26 जुलाई इन दी कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस, पेरिस। और ठीक है, पेरिस जो है एज ए सिटी थर्ड टाइम इसको होल्ड कर रहा है, थर्ड टाइम हो रहे हैं इसमें पेरिस ओलंपिक। इसके पहले लंदन ऐसा था एकमात्र शहर जिसमें कि 3 टाइम्स जो है ओलंपिक्स का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ठीक है। और पेरिस जो है सेकंड सिटी बना है विच इज राइट। अब बात करते हैं कितने एथलीट जा रहे हैं कंपेयर टू द टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में गए थे हमारे 119 खिलाड़ी, यहाँ कितने जा रहे हैं? 117, 2 खिलाड़ी कम जा रहे हैं। प्लस जो कॉन्टिजेंट साइज, जो पूरा ग्रुप जा रहा है हमारा समूह, उसके मेंबर बढ़ गए हैं। लास्ट टाइम था टोक्यो ओलंपिक्स में 228, ये बढ़कर कितना हो गया है? 257, जिसमें क्या है? सपोर्ट स्टाफ प्लस कोचेस सब मिला करके इतना ग्रुप जा रहा है, राइट। ये हमने पढ़ लिया, 140 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टाफ, राइट। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होने थे लेकिन 2021 में ऑर्गेनाइज हुए थे ड्यू टू कोविड-19, उसमें 228 का हमारा ओवरऑल कंटिजेंट था, जिसमें माफ कीजिए 119 नहीं 121 एथलीट थे, 121 एथलीट्स, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जिसकी स्थापना कब हुई है? इन दी ईयर 1927। 1927 के अंदर बना था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, राइट। और इसके वर्तमान में चीफ कौन है, प्रमुख कौन है? एक खिलाड़ी है भारतीय स्प्रिंटर पीटी उषा जी, राइट। अच्छा, अब टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो भारत ने, थोड़ा बैकग्राउंड जाते हैं, भारत ने अब तक का सबसे बेस्ट अचीवमेंट किया है इन दी टोक्यो ओलंपिक्स। कितने मेडल जीते हैं? 7 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड प्लस 2 सिल्वर प्लस 4 ब्रॉन्ज। याद रखिएगा जो पहला ओलंपिक मेडल आया था वो मीराबाई चानू जी के द्वारा था वेट लिफ्टिंग में, राइट। कुल कितने मेडल जीते हैं? 1 प्लस 2 प्लस 4। अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है इंडिया का इन दी ओलंपिक्स, क्लियर। और अगर हम बात करें इंडिविजुअल इवेंट की तो ट्रैक एंड फील्ड में एक ट्रैक एंड फील्ड प्रतिस्पर्धा होती है। इसमें जो हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं, मिस्टर नीरज चोपड़ा, उन्होंने पहला मेडल, गोल्ड मेडल हासिल किया है अब तक का। जेवलिन में कितना थ्रो था इनका? इनका था 87.58 मीटर्स। ये याद रखिएगा कि इन्होंने कितनी दूरी तक भाला फेंका था? 87.58 मीटर। और इन्हीं की अचीवमेंट के चलते 7 अगस्त को क्या डिक्लेयर किया गया है? नेशनल जेवलिन डे, राइट।
ये आप याद रखिएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल अचीव किया है। तो पहले खिलाड़ी है मिस्टर नीरज चोपड़ा, जिन्हें मिला है जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल। कितना इनका रीच था? इनका थ्रो था 87.58 मीटर, 87.58 मीटर। मीराबाई चानू जी, इन्हें मिला है सिल्वर। किन्हें किसमें मिला है? इनको मिला है 49 केजी के वेट लिफ्टिंग में, भारत तोलन के अंदर मिला है इनको। थर्ड खिलाड़ी है रवि कुमार दहिया जी, इन्हें मिला है सिल्वर। मीराबाई चानू जी और रवि कुमार दहिया जी को कितना क्या मिला है? सिल्वर। रवि कुमार दहिया जी को मिला है 57 केजी के अंदर फ्री स्टाइल रेसलिंग में, कुश्ती के अंदर मिला है इन्हें सिल्वर मेडल। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज लवलीना बोरगोहेन, इन्हें मिला है ब्रॉन्ज। ये महिला है और इन्हें मिला है बॉक्सिंग में, मुक्केबाजी के अंदर इन्हें मिला है मेडल। क्या मिला है? ब्रॉन्ज। राइट। नेक्स्ट इज पीवी सिंधु, ये हमारी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है टोक्यो ओलंपिक की, जिन्हें मिला है विमेंस के सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर, जो बैडमिंटन प्रतियोगिता है उसमें मिला है ब्रॉन्ज। इंडियन हॉकी टीम को ऑल टुगेदर मिला है ब्रॉन्ज। राइट। फिर मिला है बजरंग पूनिया जी को ब्रॉन्ज, ये मिला है रेसलिंग में, कुश्ती के अंदर मिला है इन्हें बजरंग पूनिया जी को ब्रॉन्ज मेडल। राइट। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। ये कुछ नाम याद रख लीजिएगा आप। दो फैक्ट्स है जो हम पढ़ने वाले हैं। एक अभिनव बिंद्रा है हमारे खिलाड़ी, अभिनव बिंद्रा जी हैं, ये भारत के पहले गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फर्स्ट एवर गोल्ड मेडलिस्ट इन दी ओलंपिक्स। इनकी स्पोर्ट के अंदर 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, शूटिंग के अंदर इनको 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में क्या मिला है? गोल्ड। कहां मिला है? चीन के बीजिंग ओलंपिक्स में 2008 में। ये आप नाम याद रखिएगा। अब मीराबाई चानू जी हैं, वो इंडिया की सेकंड वेट लिफ्टर हैं, जिन्हें क्या मिला है? वेट लिफ्टिंग, ओलंपिक के वेट लिफ्टिंग में कोई मेडल मिला हो। राइट। पहली कौन सी थी? कन्नम मल्लेश्वरी हैं, जिन्हें मिला है सिडनी ओलंपिक्स 2000 में ब्रॉन्ज मेडल। ये आप दो याद रखिएगा। दो भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, पहली कर्णम मल्लेश्वरी जी, शी इज द फर्स्ट प्लेयर टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग एट द सिडनी ओलंपिक्स ऑफ 2000, as well as the Mirabai Chanu is the second player in the weightlifting category to secure a silver in Tokyo Olympics of 2020। 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स थे उनमें मीराबाई चानू जी को मिला है सिल्वर मेडल। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड दैट इट विल प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन फॉर द अग्निवीर इन दी गवर्नमेंट जॉब्स। जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें जो अग्निवीर है हमारे, अग्निपथ योजना के तहत ऐसे युवा जो कि आर्मी को ज्वाइन करते हैं उन्हें कहते हैं अग्निवीर, और अग्निवीरों के लिए 10% पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं, ऐसा डिक्लेयर किया है एक स्टेट ने। आपको बताना है 4 स्टेट है, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने डिक्लेयर किया है। राइट। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। सॉरी, ऑप्शन सी है हरियाणा है इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। राइट। हरियाणा के जो सीएम है उन्होंने अनाउंस किया दैट वी विल प्रोवाइड अ 10% रिजर्वेशन इन दी अग्निवीर फॉर गवर्नमेंट जॉब। अब जॉब्स कौन सी होगी? देखिए, ये प्रीमियर जॉब्स तो नहीं होगी। ये कौन सी होगी? जैसे कांस्टेबल्स हैं, उस नौकरी में माइनिंग गार्ड हो, ठीक है, उसके अंदर फॉरेस्ट गार्ड हो, वनपाल हो, उसके अंदर जेल वार्डन हो, या फिर एसपी हो, इस तरह के पदों में इनका आरक्षण रखा जाएगा। साथ ही क्या होगा, जो शुरुआत अभी अग्निवीर है ना, मान लीजिए किसी वैकेंसी में अपर एज है 25 ईयर्स, राइट, तो जस्ट फॉर एग्जांपल, तो अग्निवीर क्या होगा 28 ईयर्स तक, मतलब 3 ईयर्स का एक्सटेंशन मिलेगा, 3 ईयर्स का वेव मिलेगा, छूट दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही जो पहली बार वैकेंसी आएगी, पहली बार जो अप्लाई करेंगे, उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, राइट। द 5 ईयर वेवर फॉर दी फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर। प्रथम अग्निवीर के प्रथम बैच से जो युवा निकलेंगे, अग्निवीर निकलेंगे, उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, अदरवाइज 3 साल। ये हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, ठीक है। साथ ही साथ ये प्रोविजन किया है, ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट्स विच आर गिविंग सैलरी मोर देन 30,000, 30,000 से अधिक सैलरी किसी अग्निवीर को दे रहे हैं, तो उस कंपनी को सालाना गवर्नमेंट देगी कितना, 60,000 रुपए एज ए सब्सिडी, राइट। किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट में, किसी भी औद्योगिक इकाई के अंदर अगर किसी अग्निवीर का रिक्रूटमेंट होता है, तो उसे इंसेंटिवाइज करने के लिए, उस स्कीम को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कितना देगी, 60,000। और वो भी एक शर्त, कौन सी शर्त है, कि उस अग्निवीर की सैलरी कितनी हो, मोर देन 30,000 रुपीज, 30,000 से अधिक सैलरी है तो उसको दिया जाएगा, राइट।
साथ ही कहा कि अग्निवीर जो हैं अगर अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें 5 लाख रुपए तक का भी लोन दिया जाएगा, ₹5 लाख एज लोन who the Agniveers who are willing to start their own business। जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनको क्या होगा, 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। हम बात करते हैं हरियाणा के गवर्नर की, तो कौन है, श्री बंडारू दत्तात्रेय जी हैं वर्तमान में राज्यपाल। मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी जी। ये दो नाम आप जरूर याद रखिएगा। हरियाणा की बात हुई है तो राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय जी, ऑनरेबल बंडारू दत्तात्रेय जी। चीफ मिनिस्टर कौन है, ऑनरेबल नायब सिंह सैनी जी, राइट। देखिए अग्निवीर जो योजना है उसके बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी हो आपको, तो रिसेंटली क्या है, जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसमें क्या किया गया है, 10% रिजर्वेशन रखा गया है फॉर दी अग्निवीर्स। अग्निवीर में क्या होगा, सालाना जो भर्ती होगी उसमें से ओनली 25 जो कैंडिडेट्स हैं वो ही आगे कंटिन्यू करेंगे। 75% क्या होगा, उस रेस से इस अग्निवीर योजना के तहत वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब होगा क्या, जो 75% अग्निवीर अपनी 4 साल की सेवाएं पूरी करने के बाद बाहर आते हैं, उसके बाद उनमें से भी जो भी वैकेंसी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसमें क्या होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ सीआईएसएफ बीएसएफ है, इस प्रकार की जो हमारी फोर्सेज हैं, सेनाएं, हमारा बल है अर्धसैनिक बल, इसमें क्या होगा, टोटल वैकेंसी का 10% रिजर्वेशन किसके लिए रखा जाएगा, अग्निवीर के लिए। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये, कि हमारा जो यूथ है वो डाइवर्ट नहीं हो और अपना उसे स्ट्रीमलाइन कर सकें फॉर द एडवांटेज ऑफ नेशन, राइट। नेक्स्ट इज रिसेंटली कवच सिस्टम वाज इन न्यूज, इट इज डेवलप्ड बाय। देखिए हमने खूब सुना है रोड एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, सॉरी ट्रेन के एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। कल ही चंडीगढ़ और एक चंडीगढ़ एक्सप्रेस में क्या हुआ था कि एक्सीडेंट हुआ था, वो बेपटरी हो गई थी। तो क्या है कि कवच प्रणाली जो है इससे डेवलप की गई है रेलवे के लिए, कि वो ट्रेनों के एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। तो आपको ही बताना है कि ये किसके द्वारा विकसित की गई है। 4 संस्थान आपके सामने, फर्स्ट इज डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ये भी हमारा क्या है, डिफेंस पीएसयू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। 2 तरह के होते हैं पीएसयू, एक होते हैं जनरल, एक होते हैं दूसरे हमारे डिफेंस, राइट। सेकंड इज भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इट इज ऑल्सो डिफेंस पीएसयू। तो देखिए डिफेंस पीएसयू से दोनों, अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमारा ये आंसर, दोनों ऑप्शन क्या होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं। बचा कौन सा, डीआरडीओ और रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो ऑप्शन डी है इट इज द राइट आंसर। आरएसडीओ इज द organization which has developed a cover system for eliminating the accidents on railway tracks। कवच क्या है, अब बात करते हैं, it is an automatic train protection system, ATP, automatic train protection system, जो क्रिएट किया गया है by the RSDO, Research Design and Standard Organization। और इसके साथ क्या है, कुल 3 कंपनीज हैं, वो भी पार्टिसिपेट करके उन्होंने बनाया है। वो कंपनी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, हमारे लिए संस्था इंपॉर्टेंट है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो रेलवे मंत्रालय है उसके अधीन ही संस्था आती है, राइट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आरएसडीओ के द्वारा बनाया गया, ना कि डीआरडीओ के द्वारा। इट सीक्स टू इंप्रूव रेलवे सेफ्टी, जो रेलवे की सुरक्षा है उसको इंश्योर करना, उसे सिक्योर करने के लिए कवच सिस्टम बनाया गया है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट ओवरसीज ट्रेन स्पीड्स एंड असिस्ट ट्रेन ऑपरेटर, जो लोको पायलट होते हैं, क्या करते हैं कि ये क्या सिस्टम क्या करता है, इसमें आरएफआईडी टेक्नोलॉजी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स होते हैं। इससे क्या लगता है पता कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, सामने से ट्रैक खाली है या नहीं है, इसका पता लगाकर, साथ ही लोको पायलट ने अगर उसे आइडेंटिफाई हुआ है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, ट्रेन आ रही है, तो क्या उसने एक्शन लिया नहीं लिया, इसके बारे में ये करता है, असिस्ट करता है ट्रेन ऑपरेटर को। क्या करता है, कवच सिस्टम, विच इज ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, राइट। इन आइडेंटिफाइंग सिग्नल्स ऑफ डेंजर, मान लो लोको पायलट का ध्यान नहीं रहा, बट क्या करेगा ये सिस्टम जो है अलार्म को देगा कि आगे खतरा है। विच इंश्योर्स सेफ ऑपरेशंस इवन ड्यूरिंग द चैलेंजिंग वेदर, मान लीजिए बारिश का समय है, कोहरा है, उस समय क्या विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, उस केस में कवच सिस्टम हेल्प करता है कि आगे ट्रैक पर कोई ऑब्स्टेकल तो है या नहीं, राइट। और जो हमारा कवच सिस्टम है एटीपी
सिस्टम, एटीपी सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, एटीपी सिस्टम जो है इसी को हमने अडॉप्ट किया है एज आवर नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, राइट। ये जो एटीपी सिस्टम हमारा कवच है, जो कवच प्रणाली है, इट इज SIL 4 स्टैंडर्ड बेस्ड, की मतलब क्या है, इसमें जो सेफ्टी मिलती है इट मीट्स दी सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4, जो 4th लेवल सेफ्टी का है उसको ये मैच करता है, मतलब काफी सिक्योर है, देखा जाए तो इसमें एक्सीडेंट होने के चांस कम रहते हैं, ठीक है। अब कवर सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है, इट ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली बाय अप्लाइंग ब्रेक्स टू ट्रेन। अगर मान लो कि जो लोको पायलट है वो प्रॉम्प्टली अगर ब्रेक नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, ये जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है, ठीक है। सेकंड क्या होता है इसमें होती है RFID टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स। जिस प्रकार से हमारे व्हीकल्स में, कार में, ट्रक में, बसेस में क्या होता है, RFID होता है, जिसे हम फास्ट टैग कहते हैं। इस जो फास्ट टैग जो जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, राइट, उसी तकनीक पर आधारित क्या है, ये कवच सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि ये RFID टैग जो है एक तो ट्रैक्स पर लगा देते हैं, क्या वो ट्रैक खाली है या नहीं है, साथ ही साथ स्टेशन यार्ड्स हैं वहां लगा देते हैं। मान लो किसी ट्रेन को स्टेशन पर आके डॉक करना है, उसे रुकना है, स्टॉप करना है, तो क्या स्टेशन पे कोई ट्रेन तो नहीं उस ट्रैक पे, ये पता लगाता है। साथ ही साथ ये 5 किलोमीटर की रेंज से पता लगा लेता है कि कोई व्हीकल आगे है या नहीं, अगर है तो धीरे धीरे अपना ये ट्रेन की स्पीड कम होती है और एक्सीडेंट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए चैलेंज क्या आ रहा है, चैलेंज आ रहा है जो कवच सिस्टम है इसकी इंस्टॉलेशन जो स्पीड है हमारी वो उतनी नहीं है। 1500 रूट किलोमीटर जो है ट्रेन का रूट, 1500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर जो है बिछा सकते हैं एक साल में। अब हम इसे बढ़ाकर चाहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक जो है इसे बढ़ाकर 5000 रूट किलोमीटर पर ईयर हम जो है पर एनम इसको इंक्रीज कर पाए, ठीक है। अभी हमारे ऑलमोस्ट 68,000 किलोमीटर्स का रेलवे ट्रैक है इंडिया में, 68,000 किलोमीटर से अधिक का रेलवे ट्रैक है इंडिया में। अब और वर्तमान में अगर देखें इस स्पीड से चलेंगे हम लोग तो कितने साल लग जाएंगे, एक साल में 1500 किलोमीटर ट्रैक पर ही RFID जो कवच सिस्टम है इसको लगा सकते हैं, तो टाइम लग जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है दैट वी विल इंप्रूव इट टू 5000 रूट किलोमीटर इन अ ईयर फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ कवच सिस्टम। अच्छा बात करते थोड़ी सी की जो हमने पढ़ा था RDSO, ये क्या है, देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, एक संस्था थी सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑफिस जो कि 1930 के अंदर बना था, जिसका ये काम था कि स्टैंडर्ड बनाए जाए रेलवे की सेफ्टी के लिए। एक 1952 में संस्था बनी थी रेलवे टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया 1957 में, और क्या बना दिया, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एट लखनऊ। कहाँ है ये RDSO, ये ध्यान रखिएगा, RDSO किसके अंडर आता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसी ने बनाया कवच सिस्टम, कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन दी लखनऊ, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which state has decided to introduce a bill to repeal the Muslim Marriage and Divorce Registration Act of 1935। किस राज्य के द्वारा ये घोषित किया गया है कि मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करके हम निरस्त करने वाले हैं, इसके लिए बिल पेश करेंगे, विधेयक पेश करेंगे। और उससे पहले क्या हुआ, फरवरी 2024 में एक अध्यादेश भी इस राज्य के द्वारा पारित किया गया है, राइट। एक ऑर्डिनेंस, an ordinance declaring the same was passed in the February 2024 by the concerned state। तो देखिए 4 ऑप्शन है, फर्स्ट इज उत्तर प्रदेश, सेकंड आसाम, थर्ड केरला एंड फोर्थ इज ओडिशा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज आसाम। असम सरकार ने निर्णय लिया है कि होता क्या है कि जो आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 है, इसको रिपील करने के लिए, इसको निरस्त करके क्या करेंगे, हम एक बिल लेकर आएंगे जो इसे निरस्त करेगा, जिसमें क्या मैरिज एज के बारे में, शादी की जो उम्र है उसके बारे में बात की गई है। स्टैंडर्ड एज क्या हमारे देश में 18 साल है महिला की, लेकिन क्या होता है इस लॉ के तहत इससे कम उम्र की जो बालक बालिकाएं हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, उनकी मैरिज भी रजिस्टर हो जाती है, विच प्रमोट्स दी चाइल्ड मैरिज। जो क्या करता है, इसमें ऐसे प्रावधान है जो कि बाल विवाह को प्रोत्साहित करते हैं, क्या करते हैं, विच प्रमोट्स दी चाइल्ड मैरिज, ठीक है। तो दिस एक्ट, द 1935 एक्ट lays down the process for registration of marriages as well as divorce in the state in line with the Muslim personal law। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ हैं
उनके साथ संगत ये कानून है जिसमें कि मुस्लिम महिलाओं की शादी और उनके डाइवोर्स, उनके तलाक का पंजीकरण होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो है सरकार का मानना है कि चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को प्रमोट कर रहा है, राइट। होता क्या देखिए, अभी कंडीशन क्या है कि महिला की लड़की की एज होनी चाहिए 18 साल, लड़के की होनी चाहिए 21 साल। तब वो शादी करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो इट विल बी कंसिडर्ड है लीगल मैरिज, ये वैध मानी जाएगी, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड है चाइल्ड मैरिज एंड इलीगल। अब कुछ फैक्ट की बात करते हैं हम कि ऐसा कदम क्यों उठाया है ना। कुछ एक अलार्मिंग कंडीशन हमारे स्टेट में, हमारे देश में, कि हर पांच में से एक लड़की और हर 6 में से एक लड़का, ध्यान रखिएगा, हर 5 में से एक लड़की, हर 6 में से एक लड़का है, उनकी शादी होती है एज ए अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्ड मैरिज के शिकार होते हैं। रीजन कई सारे हो सकते हैं, पेट्रियार्की हो, और कहीं ना कहीं अगर डोवरी का, दहेज देने का वो प्रावधान, परिवार की स्थिति सही नहीं होती, इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं होती, बहुत सारे कारण है, इसलिए भी शादी होती है। हम उसमें नहीं जाएंगे, हमारे लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि हर 5 लड़कियों में से एक लड़की और हर 6 लड़कों में से एक लड़के की शादी बाल विवाह के अंदर होती है। रिसेंटली क्या हुआ है, 2019-21 का 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था, उसके तहत ही माना गया है कि 20 to 24 ईयर्स, 20 से 24 साल की जो लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, उनमें से 23% आर गेटिंग मैरिड एट दी अर्ली एज बिफोर दी 18 ईयर्स। कि 20 से 24 साल की एज ग्रुप की लड़कियां, ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी बालिकाएं हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले हो रही है। कितना परसेंट है टोटल इस एज ग्रुप का, 23, मतलब ऑलमोस्ट 1/4। ठीक है, ये बहुत अलार्मिंग स्टेज है हमारे सामने कि बाल विवाह अब भी नहीं रुक रहे हैं, राइट। लेकिन होपफुली क्या है कि पहले जो सर्वे था, इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS, उसमें क्या हुआ, उसमें 3.5% की गिरावट हुई है। पहले ऑलमोस्ट ये 27% के अराउंड था, वो कम होकर 23.3% रह गया। ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि 2020-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार भारत में 20 से 24 साल की जो एज ग्रुप है, उसमें से 23% लड़कियां, उनकी शादी क्या होती है, ऐसे चाइल्ड मैरिज, उनकी 18 साल से पहले होती है। 8 राज्य ऐसे हैं जिनका जो एवरेज है चाइल्ड मैरिज का परसेंटेज है, वो नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। 8 राज्य हैं, उनका चाइल्ड जो मैरिज का परसेंटेज है वो नेशनल, राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। कुछ 3 राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर 20 से 24 साल की एज ग्रुप में लगभग 40% से अधिक जो लड़कियां हैं, उनकी शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। ये भी एक बहुत ही कंसर्निंग फैक्ट, बहुत चिंता करने वाला विषय हमारे सामने कि इतनी बड़ी मात्रा में चाइल्ड मैरिज अब भी हो रही है। ठीक है, अब ये तो रही चाइल्ड मैरिज की बात। अब हम बात करते हैं कि सरकार ने लीगल मेजर्स क्या लिए हैं इसके लिए, चाइल्ड मैरिज को डील करने के लिए। तो देखिए, पहला आता है द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, जिसे कहा जाता है शारदा एक्ट, राइट। शारदा एक्ट ऑफ 1929, ये हरविलास शारदा जी के द्वारा कानून बनाया गया था। ये हैं अजमेर से, कौन, हरविलास शारदा जी, हरविलास शारदा। इसके तहत क्या था, जो एज की, मैरिज की एज थी वो कितनी थी, 14 साल तो थी फीमेल के लिए और 18 साल थी मेल के लिए। मतलब if a marriage between a girl below the 14 years of age as well as the boy below the 18 years of age will be considered illegal or a child marriage according to the Sharda Act or the Child Marriage Restraint Act of 1929। अब क्या होता है, इन द ईयर 1978 इसी कानून को बदलकर कर देते हैं हम एज कितनी, 18 और 21, राइट। जो शारदा एक्ट था उसी में क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ और उसमें एज बदलकर कर दी गई, 18 साल तो कर दी गई फीमेल की, 21 साल कर दी गई फॉर दी मेल। अगर इस एज से ऊपर कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, उनको वो शादी करते हैं तो उसे चाइल्ड मैरिज कंसिडर नहीं किया जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं 2006 में कानून आया जिसने क्या किया, इट रिप्लेस दी 1929 एक्ट, और शारदा एक्ट को इसने रिप्लेस कर दिया, जिसका नाम था द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेज एक्ट 2006। ठीक है, और इसमें भी एज लिमिट सेम रखी गई, कितनी, 18
प्लस और 21, राइट। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि 2021 में सरकार के द्वारा एक नया बिल लाया गया, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस अमेंडमेंट बिल 2021, जिसका मकसद था कि जो महिलाओं की उम्र है 18 वर्ष 18 ईयर्स ऑफ एज, इसे इंक्रीज करके भी क्या कर दिया जाए 21 ईयर्स, राइट। ये बात चल रही कंसिडरेशन की। जून 2020 में इन दी ईयर ऑफ 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखिएगा, जया जेटली की अध्यक्षता में, जया जेटली जी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई गई, जिसका मकसद था क्या मातृत्व और शादी में कोई संबंध है, यदि है तो उसके बारे में सुझाव दें कि हमें एज शादी की उम्र बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है। इसके बारे में टास्क फोर्स बनाई गई है, नाम याद रखिएगा जया जेटली टास्क फोर्स। इसका संबंध किससे है, चाइल्ड मैरिज से या मैरिज की एज, विवाह की उम्र बढ़ाने से संबंध है किसका, जया जेटली टास्क फोर्स का, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, एक बुक है काफी न्यूज में रही है अभी, इस बुक के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उन्होंने कुछ क्लेम किया है दैट कि पास्ट में हमसे कुछ गलतियां हुई है उस रिगार्डिंग ये बुक आई है। इस बुक का नाम है अलोन इन द रिंग। इस पुस्तक के लेखक कौन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक अलोन इन द रिंग। एक बुक है जो लिखी गई है, आपके सामने 4 नाम है, आपको बताना सही ऑप्शन कौन सा है। 3 नाम से आप परिचित होंगे, आई एम श्योर कि आप 3 नाम से फेमिलियर होंगे। फर्स्ट इज अजीत डोभाल जी, ही इज आवर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। कब से हैं, 2014 से हैं ये। ही इज आवर 5th एनएसए, 5 एनएसए, राइट, अभी तक है। 2019 में टर्म खत्म हुई थी बट उसे दोबारा रिन्यू कर दिया गया नेक्स्ट टर्म के लिए। प्रियंक कानूनगो जी हैं, ये हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के क्या है ये चेयरपर्सन, राइट। और मिस्टर उपेंद्र द्विवेदी हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, ये हमारे 30th आर्मी चीफ हैं, राइट। 30वें सेना प्रमुख कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो हम बचते हैं एक ऑप्शन के साथ, वो है एनसी विज, निर्मल चंद्र विज, राइट। और यही ऑथर है इस बुक के, निर्मल चंद्र विज जी। इन्होंने क्या अपनी बुक में एक स्टेटमेंट दिया है दैट ही क्लेम्ड दैट देयर वर सर्कमस्टेंसेस दैट लेड टू द 1999 कारगिल वॉर। और ये किसने क्लेम किया है, दी फॉर्मर आर्मी चीफ निर्मल चंद्र विज ने, ठीक है। और किस बुक में किया है, इन हिज बुक अलोन इन द रिंग। ये बुक अभी लॉन्च होना बाकी, बट अभी इसके इनसाइड न्यूज निकल कर आएगी, ऐसा इस बुक के अंदर मेंशन है। इसमें क्या कहा गया है, दैट आर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव फेल्ड टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द पाकिस्तान परचेजिंग सम सॉर्ट ऑफ वेपन्स, कि 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ उससे पहले भारत की एजेंसीज ये पता नहीं लगा पाई दैट पाकिस्तान इज परचेजिंग वेपन्स, कि पाकिस्तान जो है हथियार खरीद रहा है बड़ी मात्रा में, पहला। दूसरा, जो हमारी संस्था है एक, इसका काम क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका काम है कि जो हमारी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है, बाहरी, अगर देश से बाहर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न बने, उसका पता लगाना। तो जो रॉ की इंफॉर्मेशन थी वो भी फुल कंप्लीट नहीं थी, बिकॉज इट स्टेट्स दैट it was an inaccurate assessment by the RAW regarding that there was no possibility of war with Pakistan in that year। कि रॉ का जो एक फाइंडिंग था, रॉ की जो इंटेलिजेंस थी उसमें था कि पाकिस्तान के साथ इस वर्ष युद्ध नहीं हो सकता, ये भी गलत थी। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है बिकॉज कि एक ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, आई थिंक यू हैव हर्ड समवेयर इट, कि आपने कहीं सुना होगा ऑपरेशन पराक्रम। इसमें ये इस समय क्या था, वाइस चीफ थे, कौन, मिस्टर निर्मल चंद्र विज। उन्होंने कहा है कि इस समय वो चीफ थे, इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि देखिए मुझे पता था उस समय क्या फेलियर हुआ है। और इसके बाद तो शायद एक कमेटी बनाई गई और इसकी रिव्यू भी हुआ कि क्या कहाँ गलती रही भारतीय आर्मी की, भारतीय सेना की तरफ से। हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन पराक्रम, राइट। ये क्या था, जब 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, भारत की संसद पे अटैक हुआ था आतंकवादियों का, उसके बाद चलाया गया था ऑपरेशन पराक्रम टू काउंटर द टेररिस्ट अटैक ऑन पार्लियामेंट। ये भारत पाकिस्तान का युद्ध था 1971 का। उसके बाद ये पहली बार ऐसा था कि फुल स्केल मोबिलाइजेशन हुआ था आर्मी का,
ठीक है, बड़ी मात्रा में डिप्लॉयमेंट हुआ था इन दी ऑपरेशन पराक्रम। ये आप जरूर याद रखिए। किस इसका ऑपरेशन पराक्रम का संबंध किससे है? इट इज रिलेटेड टू दी पार्लियामेंट अटैक ऑफ 2001। अपने दो संस्थाओं की बात की है, एक हमने की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, थोड़ी सी हम जानकारी पढ़ लेते हैं कि ये संस्था है क्या, राइट, और किस मंत्रालय के अधीन आती है, कब स्थापना हुई है, इसका मैंडेट क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। तो देखिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, ये क्या है, हुआ क्या था 1962 में चीन से युद्ध, 1965 में पाकिस्तान से, ये चाइना से और ये पाकिस्तान से जब युद्ध हुए तो कहीं ना कहीं ये हमारी चूक रही कि हम प्रॉपर इंटेलिजेंस, रोबस्ट इंफॉर्मेशन अचीव नहीं कर पाए। तो इसी के चलते 1968 में सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया दैट वी विल एस्टैब्लिश अ बॉडी विच विल लुक आफ्टर दी एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसी की संस्था होती है, इट वाज डेडिकेटेड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी। भारत की क्या है ये, बाह्य जो भारत के बाहर जो इंफॉर्मेशन है, खुफिया जानकारी है, उसको जुटाने का काम करती है कौन सी, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और शुरुआत में क्या था, जब 1968 तक इसको 1968 में बनाया गया, इसको उससे पहले क्या थी ये, उसके बाद क्या था कि ये आईबी के तहत काम करती थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत। आईबी क्या करती है, आईबी ऑल्सो गैदर्स इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। और कब स्थापना हुई, 1968 में। इट इज दी रॉ इज दी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया। भारत के लिए जो विदेशी जानकारी, विदेशी महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको जुटाने का काम करती है रॉ। ठीक है, अब कौन कौन सी जानकारी होती है, इट कलेक्ट दी मिलिट्री, सैन्य जानकारी, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एज वेल एज दी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। खुफिया जानकारी जुटाना किस क्षेत्र में, मिलिट्री हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल एज वेल एज साइंटिफिक। ठीक है, और साथ ही साथ जो स्मगलिंग होती है उसके खिलाफ अभियान चलाती है, इवन जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है उनके ऊपर भी मॉनिटरिंग करती है। कौन, रो, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट इज आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। बेसिकली क्या है, इसकी स्थापना होती है ब्रिटिश एरा में इन द ईयर 1887, 1887 में होती है एज द सेंट्रल स्पेशल ब्रांच बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के तौर पर स्थापना होती है आईबी की 1887 में, राइट। लेकिन आजादी के बाद क्या होता है, आफ्टर 1947 इट वाज ट्रांसफर्ड अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके अंडर इसको शिफ्ट कर दिया गया। इट इज इंडियाज इंटेलिजेंस एजेंसी विच गैदर्स इंटेलिजेंस फ्रॉम विद इन द कंट्री। देखिए रॉ क्या करती है, देश के बाहर जो ऐसी खुफिया जानकारी है जिससे कि भारत को नुकसान हो सकता है वो इकट्ठा करती है। आईबी करती है भारत के आंतरिक क्षेत्र में जुटाती इंफॉर्मेशन की कहीं ना कहीं स्लीपर सेल तो नहीं है, कोई थ्रेट तो नहीं। इवन जो बॉर्डर एरियाज हमारे भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं वहां पर भी जो इंफॉर्मेशन चाहिए, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कौन करती है, कलेक्ट, इट इज कलेक्टेड बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो, राइट, याद रखिएगा। आईबी के अंदर ऑफिसर कहां से आते हैं, ये आते हैं एक तो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, भारतीय राजस्व सेवा से, एक आते हैं इंडियन पुलिस सर्विस से, भारतीय पुलिस सेवा से आते हैं, और साथ आते हैं मिलिट्री से। तो ये याद रखिएगा। किस मंत्रालय के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। रॉ स्टैंड्स फॉर दी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस इनपुट एंड आईबी वर्क्स फॉर दी इंटरनल इंटेलिजेंस इनपुट एज वेल एज दी बॉर्डर इंफॉर्मेशन गैदरिंग। जो सीमाओं पर हमारी जानकारी होती है, खुफिया जानकारी होती है, उसे इकट्ठा करती है आईबी, राइट। अब क्या करते हैं, अभी क्या हुआ रिसेंटली कि एक यूरोपीय देश है जिसके द्वारा डिसाइड किया गया कि लैब के अंदर बने हुए मांस को बेचा जाएगा, लैब कल्टीवेटेड मीट। आपने पढ़ा होगा लैब ग्रोन डायमंड, डायमंड जो है अब लैब के अंदर ही बना सकते हैं, वैसे ही लैब ग्रोन और लैब कल्टीवेटेड क्या चल रहा है, मीट। यूरोपीय देश है एक पहला जिसने ये कहा है दैट वी विल अलाउ टू सेल लैब कल्टीवेटेड मीट इन आवर कंट्री। अब कौन सा देश है, तो देखिए इसमें देश हमारा यूनाइटेड किंगडम, दैट इज यूके। जो तीन ऑप्शन दिए गए फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने तो अपोज किया है दैट वी विल नॉट अलाउ, इन्होंने अपोज किया है इस, ठीक है, इस कदम का इन्होंने विरोध किया है, हम हमारे देश के अंदर ये नहीं बेचने देंगे, राइट। तो यूके बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू अप्रूव लैब ग्रोन मीट। इट वाज इसके नियामकी बॉडी है, रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने अप्रूव किया है मीटली पेट प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है, एक कंपनी है मीटली, उसने निकाला प्रोडक्ट और उसने कहा है सबसे पहले जो हम पालतू पशु हैं, डॉग्स हैं, पेट्स हैं, उनके लिए मीट लेकर आ रहे हैं। इसके बाद
इसे ह्यूमन कंजम्पशन कर सकते हैं। सो मीट प्रोडक्ट जो है इट इज अ कल्टिवेटेड चिकन। होता क्या है बेसिकली क्या होगा कि जब भी अंडा बनता है मुर्गी का, उसमें से कुछ कोशिकाएं निकाली जाएगी, उनको लैब में प्रिजर्व किया जाएगा, उन्हें कल्टीवेट किया जाएगा विद विटामिन एज वेल एज दी एमिनो एसिड। विटामिन और एमिनो एसिड के साथ क्रिया करा करके क्या होगा, जो उनकी सेल्स जब सेल्स बढ़ना शुरू होगी, जिस प्रकार से किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है, उस प्रकार के कंटेनर में उन कोशिकाओं को डाला जाएगा और इससे क्या बनेगा, एक मीट बनेगा। हमारे लिए इतना प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है इंपॉर्टेंट कि किस कंट्री के द्वारा जो है ये इनिशिएटिव लिया गया, दैट वी विल प्रोवाइड लैब ग्रोन मीट टू आवर कस्टमर्स, राइट। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं, यूके की बात आई है तो दो टर्म आती है हमारे सामने, यूके और ग्रेट ब्रिटेन। आई थिंक किसी न किसी को कंफ्यूजन होगा तो थोड़ा इसे हम क्लियर कर लेते हैं, यूके और ग्रेट ब्रिटेन, राइट। ग्रेट ब्रिटेन और ये हमारा यूनाइटेड किंगडम, राइट, यूनाइटेड। जब हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की, इसमें क्या होता है कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये तीन आते हैं। ब्रिटेन क्या है देखिए, लगभग 6000 से अधिक आइलैंड का ग्रुप है, ब्रिटिश जिसे कहते हैं ब्रिटिश आइल्स, ठीक है। अब उसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जहां पर ये तीन है, तीन सिचुएटेड है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स सिचुएटेड, इसे कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, राइट। अब यूके जो है इसमें क्या होता है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एज वेल एज दी नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड है, उसको मिलाकर कहा जाता है क्या, यूके, यूनाइटेड किंगडम। आप इस टर्म से याद रखना, यूनाइटेड मतलब क्या होता है, जोड़ना, इकट्ठा होना। तो कहीं ना कहीं चौथा जो पार्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड, ये कंट्री इसमें जुड़ जाएगा, इसे कहते हैं यूके। अदरवाइज जो ग्रेट ब्रिटेन, इसमें तीन आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। अब कुछ शॉर्ट न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। इसमें क्या है कि आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, दैट इज वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम टू एनहांस द रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। कृषि और कृषि क्षेत्र में क्या करना कि रिसर्च को एनहांस करना, शोध को बढ़ावा देने के लिए आईसीएआर ने लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, आईसीएमआर नहीं करना है आपको, ठीक है। आईसीएआर का ध्यान रखना है, आईसी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज इनिशिएटेड लॉन्च द प्रोग्राम वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम, राइट। अब क्या एक न्यूज ऐसी निकल कर आ रही है, द न्यूज पेपर सोसाइटी, द इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी INS, इनके द्वारा अपना एक टावर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है, एक ऑफिस खोला गया है जिसका नाम है INS टावर मुंबई में। इसकी उद्घाटन की है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एक और न्यूज है अपॉइंटमेंट की, ये है आरजू राणा देवुआ। आरजू राणा देवुआ कौन है, आपने थोड़े दिन पहले पढ़ा था हमने कि नेपाल में नेपाली कांग्रेस के लीडर कौन है, नेपाली कांग्रेस के लीडर हैं शेर बहादुर देवुआ, शेर बहादुर देवुआ, उन्हीं की बेटी है ये, कौन, आरजू राणा देवुआ। और इनकी पार्टी है नेशनल कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस, ठीक है। इन्होंने मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाई है, पीएम बने केपी शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, और उनकी गवर्नमेंट के अंदर बनी विदेश मंत्री आरजू राणा देवुआ, राइट। नेक्स्ट है गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड। गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड क्या है, रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित हुआ था ये एक और कंपटीशन, एक अवार्ड है ये गोल्ड सैंड मास्टर अवार्ड, जिसे दिया गया था सुदर्शन पटनायक जी हमारे, उनको दिया गया है बेस्ट गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड एट द इवेंट ऑफ इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप विच वाज हेल्ड इन दी सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर ये कंपटीशन हुआ था, चैंपियनशिप हुई थी, उसमें गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड मिला है हमारे सुदर्शन पटनायक को। इनको आपने नाम जरूर सुना होगा, ये कहीं ना कहीं अखबारों में आते रहते हैं, हमेशा न्यूज में रहते हैं, राइट। इन्होंने क्या बनाया, 12 फुट का एक स्कल्पचर बनाया,
एक मूर्ति बनाई रेत से, जिसपे क्या था, एक रथ था, भगवान जगन्नाथ जी को इन्होंने डिपिक्ट किया, में शोकेस किया है, राइट। नेक्स्ट इज फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024। जो हमारी इंडियन नेवल शिप्स हैं उनको अवार्ड दिए गए हैं अलग अलग टैग से। तो क्या है, आईएनएस दिल्ली, इसको मिला है बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड, इसे मिला है बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड। सेकेंड है आईएनएस कवरत्ती, इसे मिला है बेस्ट शिप कॉर्वेट। कॉर्वेट क्या होता है, छोटे जंगी जहाज, उन्हें कहते हैं कॉर्वेट्स। ऑफ शोर पेट्रोल वेजल्स, ये क्या होता है, ओपीवी कहते हैं ऑफ शोर पेट्रोल वेजल को। इसका मतलब ये होता है तट से थोड़े दूर जाकर के जो हमारे पेट्रोलिंग करते हैं, सुरक्षा निगरानी करते हैं, उसे कहते हैं ऑफ शोर पेट्रोल वेजल्स। लैंडिंग शिप्स एंड टैंक्स, इस कैटेगरी का मिला है अवार्ड किसको, आईएनएस कवरत्ती को। देखिए कवरत्ती जो है ना लक्षद्वीप के अंदर आइलैंड है, ठीक है, लक्षद्वीप के अंदर एक आइलैंड है कवरत्ती। आईएनएस शिवालिक एज वेल एज आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सुमेधा और आईएनएस सुमित्रा, इन्हें दिया गया है मोस्ट स्पिरिटेड शिप्स ऑफ द सनराइज फ्लीट। सनराइज फ्लीट की सबसे अधिक स्पिरिटेड शिप जो है, इनका अवार्ड मिला है इसको आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सुमेधा और आईएनएस सुमित्रा को। ये नाम आप याद रखिएगा, आईएनएस दिल्ली वाला इंपॉर्टेंट है, आईएनएस कवरत्ती इंपॉर्टेंट है, राइट। ये रही हमारी आज की क्लास, इसे यहीं खत्म करते हैं। हमने कुछ करंट अफेयर एमसीक्यूज देखे, साथ ही कुछ शॉर्ट न्यूज देखी। एक दो फैक्ट हैं जो नए निकल कर आए न्यूज में, वो रैंडम फैक्ट है, वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए उनको कंसिडर नहीं किया गया इसके अंदर। और एक न्यू अपॉइंटमेंट हुई है सूर्य कुमार यादव की, राइट, सूर्य कुमार यादव, ये क्या बने हैं, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है, इंडियन टीम के बने हैं T20 टीम के कप्तान, राइट। T20 फॉर्मेट के कप्तान कौन रहेंगे, सूर्य कुमार यादव। और भारतीय टीम के कोच कौन है, गौतम गंभीर, ये हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, राइट। अच्छा, एक न्यूज और है, एक क्वेश्चन आपके आप सभी के लिए। वो क्वेश्चन है, आपको ही बताना है कमेंट बॉक्स में, दैट इज अ पोर्टल विच इज नेम्ड एज यू विन। क्या पोर्टल का नाम है, यू विन। यू विन पोर्टल जो है किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरुआत की गई है और इसका संबंध क्या है, ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री। और इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूविन पोर्टल, राइट। ये कुछ टाइम पहले इस साल लॉन्च किया गया था, आपको बताना किस संस्था के द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, किसका, यूविन का, राइट। तो चलिए हमारी क्लास यही समाप्त करते हैं आज की। आई होप कि आपकी स्टडीज अच्छी हो रही होगी, करंट अफेयर जो पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार का सुझाव आपकी नजर में, कुछ टॉपिक्स जो आप चाहते हैं कवर करें हम करंट अफेयर से, तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिएगा। और तब तक पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड, एंड अगली क्लास तक के लिए आप पढ़ते रहें और मिलते हैं अगली क्लास में विद दी गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।